तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। ये फिल्लर फोरम मंच हमारा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं हम सभी की एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हम दोनों की तैयारी करवाते हैं यहाँ पर साथियों। ठीक है, अब तो हमारी क्लासेज और भी बढ़ गई हैं साथियों। सभी को पता होगा कि फर्स्ट पेपर की जो है 3 क्लासेज चलती है हमारी। सुबह 11 बजे थ्योरी की जो कि गोस्वामी सर लेते हैं, 2 बजे मुदासिर आमीन सर लेते हैं जिसमें कि एमसीक्यू चलाते हैं हम। ठीक है, और होती है 9 बजे रात को जो कि दिव्या मैम लेती हैं, उसमें डीआई और मैथ और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट वो क्लियर करवाती हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स की क्लास है। हिस्ट्री हमारा मेन सब्जेक्ट जिसका कि मैं खुद एजुकेटर हूँ, हमारी क्लास चलती है डेली दिन में 1 बजे। ठीक है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देता हूँ साथियों, मंडे से क्विज का स्टार्ट हो गया है। www.ugc/net एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको लिंक उसका मिल जाएगा। वेबसाइट है, वेबसाइट से आप ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हो। मंडे से, अभी नहीं, जस्ट अभी मंडे से शुरुआत होगा उसका। ठीक है, मंडे मॉर्निंग 10 बजे के बाद में आप वहाँ पे जा करके क्विज खेल सकते हो और 5 क्वेश्चंस आपको डेली दिए जाएंगे, उनको सोल्व करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देख लीजिए, डिटेल आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट जाके गूगल पे जाके सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। एक बात, दूसरी बात, संडे आ रहा है, संडे को हमारी गूगल मीट होने जा रही है। ठीक है, सबको पता है रात को 9 बजे होती है, लेकिन अब की बार 9 बजे नहीं होगी, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब की बार रात को 9 बजे नहीं होगी, क्योंकि कुछ और काम है। 9 बजे किसी और की मीटिंग हो रही है, 10 बजे हमारी खुद के स्टाफ की मीटिंग हो रही है, तो हमने मीटिंग रखी है 8 बजे। क्लियर, तो संडे को रात 8 बजे मीटिंग होगी हमारी। ठीक है, लिंक आपको वीडियो क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। पुराने स्टूडेंट सबको पता है, नए स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, आप टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, गूगल मीट वाला ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए और वेट कर लीजिए कीजिए रात को 8 बजे का। 8 बजे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जिसका कि नाम है यूजीसी नेट/हिस्ट्री फिल्लर फोरम के नाम से सर्च करोगे, टेलीग्राम पे आ जाएगा हमारा चैनल, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वहीं पे आपको गूगल मीट का लिंक मिलेगा रात को 8 बजे। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वारी है, क्वेश्चन है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, कोई किसी प्रकार की कोई क्वारी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आपका, तो वहाँ से आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हम लाइव डिस्कशन करते हैं हर बार संडे को। आप लोगों ने स्पेशल है कि एडिशनल वो रखा है हमने। ठीक है, तो अब हम जरा अपने क्लास में देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और क्या हमने आज पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हमारे 59 क्लासेज कंप्लीट 59 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 60 क्लास चल रही है। ठीक है, मीडिएवल हिस्ट्री में हम आ चुके हैं, मीडिएवल हिस्ट्री के ज़्यादातर पोर्शन हमने कवर कर चुके हैं साथ ही। उसके बाद हमारा मुगल काल चलेगा। ठीक है, मीडिएवल हिस्ट्री हम सभी शासकों को कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और इसके बाद चलेगा हमारा मुगल काल, लेकिन उससे पहले शासन प्रशासन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सल्तनत काल में, जिसका कि पॉलिटिकल टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1526 था, उसमें शासन प्रशासन का क्या वो था, सिस्टम था। ठीक है, तो प्रशासन, दिल्ली सल्तनत वही टाइम पीरियड वही प्रशासन, शॉर्ट में लेंगे हम, फटाफट चलेंगे। ठीक है, तो सबको पता है साथियों, केंद्र होता है प्रशासन का केंद्र, जैसे कि आज का सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका मालिक होता है सुल्तान, आज का होता है पीएम। सुल्तान एक सलाहकार समिति होती है जिसको बोलते हैं मजलिस ए खलवत। क्या बोलते हैं साथियों? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत एक ऐसी सलाहकार समिति होती है जो राजा को, सुल्तान को उसके प्रशासनिक के कार्यों में सहयोग करती थी। ठीक है, इसके 2 भाग होते थे साथियों, एक होता था बार-ए-आम, एक होता था बार-ए-खास। ठीक है, बार-ए-आम क्या होता था? बार-ए-आम होता था साधारण लोगों के लिए। एक मिनट यार, इतना आसान नहीं है साथियों एजुकेशन लेना, बहुत डिस्टर्ब करते हैं लोग। एजुकेशन को डिस्टर्ब करें, किसी और आप दारू पी लो, भांग खोलो, कुछ भी गंदे काम कर लो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एजुकेशन आपने लेनी चाहिए, आपके पीछे पड़ जाएंगे लोग। मेरा खुद का 5-7 सालों का एक्सपीरियंस है। खैर, तो 2 चीज़ें होती हैं, मजलिस ए खलवत और बार-ए-आम और बार-ए-खास, इसके 2 भाग होते हैं। बार-ए-आम साधारण लोगों के लिए, सभा एक प्रकार, जैसे कि वैदिक काल में होती थी ना सभा और समिति। देखिए साथियों, हर चीज़ें कंटेम्प्रेरी चलती हैं, समकालीन चलेंगी, आपको नाम चेंज होते रहे हर समय के अनुसार। जैसे कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट का संसद है ना, लोकसभा, और स्टेट लेवल में क्या है, विधानसभा है, दोनों की संसदें हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये स्टेट गवर्नमेंट में है। तो इसी प्रकार से बार-ए-आम और बार-ए-खास था। बार-ए-खास के अंदर सुल्तान खुद बैठता था, बार-ए-खास के अंदर सुल्तान खुद न्याय करने के लिए बैठता था, जिसका कि सहायक होता था
काजी उल कुज्जात। क्या होता था? काजी उल कुज्जात बोलते प्रधान काजी, प्रधान न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट कह सकते हैं, न्यायाधीश नहीं मैजिस्ट्रेट कहेंगे, न्यायाधीश भी कह सकते हैं हिंदी में, मैजिस्ट्रेट ज़्यादा उचित शब्द है। ठीक है, तो इसके दो भाग हो गए, बार आम और बार खास। अब केंद्र के अंदर और कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे, मेन देख लेते हैं हम। ठीक है, तो एक था दीवान ए विजारत, एक पोस्ट थी जिसको बोला जाता दीवान ए विजारत। दीवान बोले तो आज के संदर्भ में एक होम मिनिस्टर कह सकते हैं आप, गृह मंत्री है। तो वजीर होता था उसका मालिक, उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था? वजीर, जिसे हम मंत्री भी कहते हैं हिंदी में। ये तो कि देखो फारसी शब्दावलियां हैं। सल्तनत काल का की भाषा जो रही ज़्यादातर मामलों में फारसी रही है साथियों, तो फारसी के ही टंग लेके चलना पड़ेगा अपने को ओरिजिन बरकरार रखने के लिए। एक्सप्लेनेशन में हम हिंदी और इंग्लिश में कर दें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए वो बातें। क्लियर? तो होम मिनिस्टर होता था वजीर, उसको फारसी में बोलते थे, आधुनिक संदर्भ में मंत्री या गृह मंत्री बोल सकते हैं। हो गया क्लियर? और दीवान ए अर्ज ये होता था सैन्य विभाग से संबंधित, सेना से संबंधित, आर्मी बोले तो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस सिस्टम को संभालने का सिस्टम होता था ये। और होता था इंशा, दीवान ए इंशा, ये होता था शाही सचिवालय, इंपीरियल सेक्रेटेरिएट बोले तो, इंपीरियल सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट बोल जहाँ पे सचिव सेक्रेटरी लोग बैठते हैं, मंत्रियों के सेक्रेटरी होते हैं ना, किसी एक परिषद होती है सेक्रेटरी, जहाँ पे मंत्रियों के नीचे होते हैं सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, जो कि सिस्टम को संभालते हैं। ज़्यादातर ये यूपीएससी क्वालिफाइड पर्सन हो जो प्रमोट होकर के ऊपर जाते हैं। आईएएस होते हैं जो कि जिनको 20-30 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो फिर प्रमोट होकर के सेक्रेटरी बनते हैं ज़्यादातर मामलों में। वही सेक्रेटरी सिस्टम होता है, शाही सचिवालय। और वो एक होता है दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत ये धार्मिक विभाग होता था साथियों। दीवान रिसालत क्या होता? धार्मिक विभाग होता था, धर्म से संबंधित जो भी उलेमा और मौलाना वगैरह बैठ करके उसको मेंटेन करते थे। धार्मिक विभाग होता था ये दीवान रिसालत, जिसके कि ये मौलाना और उलेमा वर्ग होता था, और सुल्तान को प्रशासन चलाने में सहयोग करता था कि हदीसों के अनुसार, कुरान के अनुसार, शरिया के अनुसार क्या क्या कानून मान्य है और क्या क्या कानून मान्य नहीं है, ये इसका होता था। बोलो, कर लो, 1 मिनट, इसको रहने देना, मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, इसको रहने दो, कोई नहीं, अभी तो खाना ले आओ। ठीक है, तो क्या हुआ, कहाँ थे हम? रिसालत, दीवान रिसालत, धार्मिक विभाग था साथियों ये हमारा। ठीक है, धार्मिक विभाग क्लियर हो गया। अब केंद्र के बाद क्या आता हमारा? प्रांत, बोलो तो स्टेट लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद में फिर तहसील और ग्राम, गांव, विलेज। ठीक है, ये 5 चीज़ें मेन होती हैं साथियों। 3 सबसे बड़ी होती है, मैंने पहले बताया था आपको, पीएम, सेंटर में पीएम, स्टेट में सीएम और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम। ये 3 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए। सेंटर में डीएम बोले तो सुल्तान, स्टेट पे प्रांत में सीएम बोले चीफ मिनिस्टर, बोले तो प्रांत का विलायत इक्ता जिसको क्या बोला जाता था? वली या मुक्ता या मुक्ति, वली, मुक्ता या मुक्ति बोलते थे इसको। ठीक है, स्टेट लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर के ऊपर शिक या शिक बोलते थे जिला को उस समय सल्तनत काल में, और उसका मालिक होता था शिकदार। देखेंगे एक 1 बाय 1 करके हम। ये हमारा प्रांत होता, प्रांत को विलायत या इक्ता बोला गया साथियों। इक्ता हालांकि देखा जाए तो एक ये अरबी का शब्द है जो कि इक्तेदारी प्रथा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इक्तेदारी प्रथा साथियों क्या होता था, फारस से शुरू हुई है। जब फारस जो होता था, ईरान, आधुनिक ईरान जो है, वहाँ पर एक जनजाति होती थी सल्जूक, वहाँ पर एक साम्राज्य, एक राजवंश होता था सल्जूक राजवंश, जनजाति सॉरी नहीं होती थी, सल्जूक राजवंश होता था। सल्जूकों ने शुरुआत की थी इक्तेदारी प्रथा की फारस में, ईरान में। क्या हुआ, जब ईरान के ऊपर अरबों ने हमला करके उसको इस्लामिस्ट बना दिया, तो वहाँ की भाषा अरबी हो गई। फारसी भाषा बहुत डेवलप्ड थी, फारसी सिविलाइजेशन बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, लेकिन अरबों ने हमला करके अरबों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया साथियों। 8th या 9th सेंचुरी की बात है, तो 20 या 22 सालों के अंदर पूरा इस्लामीकरण हो गया था ईरान का, फारस का। ठीक है, तो वहाँ से निकल कर आई इक्ता प्रणाली। ठीक है, तो लोगों ने अडोप्ट की क्योंकि इजीली एक्सेस करना आसान था, सिस्टम को चलाना आसान था, तो इक्ता प्रणाली वहाँ से निकल कर आई। और इन्होंने बांटा कि सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने शुरुआत की यहाँ पे हमारे।
एक फैक्ट मैंने गलत बता दिया था, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ साथियों। मैं मोहम्मद बिन कासिम ने को बताया था मैंने, वो उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। किसी स्टूडेंट ने अगर नोट डाउन किया तो प्लीज़ उसको राइट कर लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत नहीं की थी, जो 712 में नहीं की थी उसने, वो फैक्ट गलत था, ठीक कर लीजिए, बता रहा हूँ आपको। वो की थी शुरुआत महमूद गजनवी ने, जिसने 1025 में हमला किया था सोमनाथ मंदिर पे, ठीक है। तो वो महमूद गजनवी जो अपने साथ लेकर के आया था, वो एकता प्रणाली वहाँ से शुरुआत हुई थी साथियों। वो उसके बाद फिर आगे आगे जितने सल्तनत काल के सुल्तान हुए सब ने उसको और बढ़ावा दिया, और अकबर के काल में तो अलग ही सिस्टम हो गया था। देखेंगे उसको भी। तो प्रांत प्रांत का बोला गया विलायत या इक्ता, ठीक है, इक्तेदारी व्यवस्था जिसको बोल देते हैं, ठीक है। इसका जो प्रमुख होता था वो तो उसे बोलते थे वली या मुक्ता, वली या मुक्ता बोलते थे किसको, प्रांत के मेन अधिकारी को, प्रशासनिक प्रमुख को, सीएम को बोले थे एक तरह से। और इससे नीचे होता था शिक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। इसका प्रमुख होता था, वो होता था शिकदार, शिकों का प्रमुख शिकदार। बलबन ने शिक सबसे पहले स्टार्टिंग की थी साथ, बलबन ने सबसे पहले प्रांत को शिकों में बांटा था। कब बांटा था? 1279, 1279 में। 79 है, 89 नहीं है, 79, 69, 79, ये अटक जाते हैं लोग हिंदी में। तो 1279, 1279 में तो बलबन ने इसका डिवाइडेशन किया था शिकों में। इसका प्रमुख कहलाता शिकदार, ठीक। और ये शिक को ही बोला गया सरकार कब? लोधी काल में और मुगल काल में, जब आएगा ना लोधियों के बाद में, चूंकि लोधी टाइम पीरियड हमारा दिल्ली सल्तनत में ही आता है, और उसके बाद फिर मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाती है। तो ये बीच का जो टाइम पीरियड ना, इसमें सिस्टम को शिक बदल गए सरकार में। सरकार कब बने? लोधी ने, इब्राहिम लोधी, उससे पहले जो 3 लोधी हुए ना, तो स्टार्टिंग से लोधियों ने इसको सरकार में बदल दिया था, किसको? शिक को। और मुगल काल में चलता रहा शिकी, ठीक है, जिला स्तर पे। सरकार बटे परगना में, सरकार किसमें बटे? परगना में। परगना बोले तो एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील बोल सकते हैं आप, तहसील लेवल पे, ठीक है। तहसील बनी परगना में। इसका जो प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख था वो था आमिलदार, आमिल गुजार भी बोल देते हैं, आमिल मेन होता है, ठीक है। तो अब अफीफ कहता है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में 25 परगना थे, 55 फिर अफीफ कहता है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में 55 परगना थे। अब परगना तो बहुत छोटे हो जाते हैं ना साथियों, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत छोटे होते हैं, और तहसील तो बहुत छोटी होती है। अगर इसका विश्लेषण हम करें तो फिरोज तुगलक का साम्राज्य बहुत छोटा था। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 से 5 तहसीलें होती हैं, 3 से 5 तहसीलें होती हैं। अगर 5 तहसीलें मान लिए तो 11 जिले ही तो हुए। अगर एक डिस्ट्रिक्ट के हम 5 तहसीलें मान लेते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 5 तहसील अगर हम मान लेते हैं, तो उसको डिवाइड कर लीजिए 5 से, 11 आएगा। 11 जिले, एक स्टेट में भी बहुत ज़्यादा जिले होते हैं साथियों। तो इसका जो साम्राज्य, इस आधार पे मेरा अनुमान है, मैं किसी हिस्टोरियन को कोट नहीं कर, मेरा अनुमान है पर्सनली कि इसका साम्राज्य बहुत छोटा था, फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। चाहे जो भी देखो, अफीफ ये कह रहा है, इस आधार पर हम कह सकते हैं, इसके आधार पर हम डिटेल निकाल सकते हैं इसकी। कहते हैं इतिहासकार ने कहा, आप खुद इतिहासकार हो साथियों, आप इतिहासकार अपने आप को मानो तो आप इतिहासकार बन जाओगे। मैं मानता हूँ, रिसर्च स्टूडेंट, एज ए रिसर्च स्टूडेंट इतिहास का मैं स्टूडेंट मानता हूँ, इसलिए मैं रिसर्च निकाल लेता हूँ चीज़ों की। आप भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है, थोड़ा डीपली स्टडी करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो अफीफ बताता है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में 55 परगने थे। क्या थे? परगने, यानी कि तहसील एक प्रकार की। इसका परगने का मालिक आमिल कहलाता था। अब परगने बटे ग्राम में, गांव में, विलेजेज में, है, तहसील को विलेज में बांट दिया, गांव में बांट दिया। तो गांव का जो प्रमुख कहलाया, वो 3 अधिकारियों का नाम हमें मिले। उल्बर्नी 3 अधिकारियों का नाम उल्लेख करता है। क्या क्या? खुद या खोत, एक ही चीज है, खुद या खोत। दूसरा मुकद्दम, और तीसरा चौधरी जो इनके अलग अलग काम थे साथियों, तीनों के अलग अलग काम थे, जो कि ग्रामीण स्तर पर ही होते थे। खुद जो चौधरी जो होता था वो जमीन जायदाद से संबंधित होता था, ठीक है। मुकद्दम जो होता था वो राजस्व उगाही करता था, ग्राम से सरकार के लिए राजस्व की उगाही करता था, टैक्स कलेक्शन करता था एक प्रकार से, ठीक है। ये 2 मेन थे, मुकद्दम और चौधरी। खुद का मुझे नहीं पता, आप देख लेना। ग्राम, हाँ, ग्राम को आगे बांट देते हैं
शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो, ग्राम को बांटा गया सदिया और चौरासिया में। ग्राम स्तर पर प्रशासन को दो डिवाइडेशन कर दिया, एक तरफ बोला गया सदिया और एक तरफ बोला गया चौरासिया, सदियों या चौरासियों। ठीक है, तो सदियों के अंदर क्या होता था, मैं नोट कर सकते हैं आप, मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ, उसको ऊपर भी लिख दूंगा बाद में। ठीक है, सदिया में 100 गांव होते थे, 100 गाँव की पंचायत, जैसे एक प्रकार की आज भी जैसे कि पंचायतें होती है ना गाँव में, बड़े बड़े गाँव में पंचायतें होती हैं, तो 100 गाँव की पंचायत, 10 गाँव की पंचायत, 20 गाँव की पंचायत, 50 गाँव की पंचायत। तो जो 100 गाँव का समूह होता था उसे बोला गया सदिया। सेंचुरी, सेंचुरी 100 से संबंधित है, 100 से, तो 100 विलेज इक्वल टू इट मीन्स सदिया। ठीक है, और चौरासिया सबको पता है, इजीली वर्ड है। 84 जो विलेजेस का जो समूह होता था, हमारे यहाँ पे साथियों क्या होता है, हरियाणा के अंदर खाप 84 होती है। क्या होती है, 84 खाप बोल देते, खाप पंचायत होती है एक प्रकार, जो कि 84 गाँव के लीडर्स, 84 गाँव के सरपंच जो वहाँ पर एक जगह बैठते उसको 84 खाप बोलते थे, या खाप 84 या इस तरह से बोलते हैं। तो वो ग्रामीण स्तर पे जो कोई फैसले लिए जाते हैं, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो खाप के लोग, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, पंचायत के मेंबरान उन चीज़ों को सोल्व कर लेते हैं, वहीं की वहीं पे सोल्यूशन हो जाता है उस चीज़ों का। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि न्याय तुरंत मिलता है इसके अंदर, खाप पंचायत में न्याय तुरंत मिल जाता है, और मिलता न्याय है, फैसले कम मिलते हैं, न्याय मिलता है, ओरिजिनल जिसको बोले तो तुरंत मिलता है, सस्ता आता है, कोई पैसा नहीं लगता उसके अंदर। 4 बुजुर्गों को इकट्ठा कर लो, तुरंत न्याय मिल जाएगा आपको, तुरंत वो समाधान कर देते हैं बड़े बुजुर्ग पंचायत में बैठ करके। ना कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत, ना कोई फीस देनी है, ना वकील करना है, ना कोई चक्कर काटने, तुरंत न्याय मिलता है। एक पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ कि फैसले बहुत कड़े होते हैं, जो कि आधुनिक संदर्भ में मान्य नहीं है। कुछ फैसले, सभी नहीं, कुछ फैसले कट्टर और कड़े होते हैं, जो कि आधुनिक समाज में वो लागू नहीं किए जा सकते। जैसे कि इसको फैसला दिया गया, लड़के लड़की छेड़ दी, फैसला दिया गया खाप में, क्या इस लड़के को सारे चौराहे पे चप्पल मारो, फैसला दे दिया खाप ने, या तो वहीं पे सॉल्यूशन कर लो, अदरवाइज कोच कटरे की चक्कर काटो आप, डिसीजन आपके ऊपर है जो आप करना चाहें। ठीक है, तो 84 गांवों की का समूह जो होता है उसको 84 बोले गए हैं, बोला जाता है, और सदिया बोला जाता है, जो 100 विलेजेस का समूह उसको सदिया बोला गया। दो बातें क्लियर हो गई, क्लियर। अब थोड़ा हम और आगे देखते हैं, ये इधर का पोर्शन प्रशासन जो है सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब होती है हमारी कुछ टर्म्स जो है मुगल कालीन शब्दावलियां के नाम से ऑलरेडी मैंने PDF पोस्ट की हुई है साथियों, वहां से आप देख सकते हैं डिटेल में। मुगल कालीन शब्दावलियां टर्म्स ऑफ मुगल सल्तनत, वो मुगल डायनेस्टी के बारे में उसमें है, हिंदी में ही है वो, आप देख सकते हैं उसको। PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे पोस्ट कर रखी, कई दिन पहले की थी, सर्च करोगे मिल जाएगी, देख लेना। उस्लूब क्या होते थे, ये नेट के हालांकि आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए साथियों इस चीज़ के ऊपर। उस्लूब बोलते थे अधिनियम को, अधिनियम बोले तो एक्ट, अधिनियम बोले तो एक्ट। ठीक है, और जवाबित होते थे नियम कानून। जवाबित क्या होते थे, नियम कानून। एक्ट में और नियम कानून में यह फर्क होता है साथियों, अधिनियम जो लागू होता है ना, ये बड़े स्तर पर लागू होता है। अधिनियम जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। जैसे कि 1935 का एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो पूरे राज्य पे लागू हुआ, पूरे समाज पूरे कंट्री पे लागू हुआ, वो फर्क पड़ा ना। इसी प्रकार से 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1909 का एक्ट, मार्लियामेंटो एक्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद 1919 के अंदर आया है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट, फिर 1935 में आया इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो ये जब मॉडर्न हिस्ट्री आएगी तो पढ़ाएंगे आपको, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, डीपली आपके दिमाग में बैठना चाहिए साथियों। जैसे कोई पूछे तुरंत रिकॉल होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर, तुरंत रिकॉल हो जाए। कब होएगी, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू रिवीजन करोगे, तो नहीं तो आगे का चलोगे पीछे का साफ हो जाएगा मामला आपका। इसलिए हमने संडे को आपको टाइम दिया, रिवीजन करो, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी किसी की, मैं खुद छुट्टी नहीं करता, सब जानते हैं। अधिनियम एक्ट, ठीक है, जवाबित नियम कानून, ये छोटे स्तर पर लागू होते थे। ठीक है, और होता था एक वकील, इसका हाँ, और अधिकारी कौन कौन होते थे, ये नायब को बोलते थे वकील दर, नायब या वकील दर, ये राज परिवार से संबंधित था साथियों, ये राज परिवार की देखभाल करने के लिए होता था। वकील या नायब या वकील दर, ये राज परिवार से संबंधित होता था। ठीक है, और काजी उल कुज्जात, केंद्रीय प्रशासन में काजी उल कुज्जात जो कि न्याय विभाग का प्रमुख होता था साथियों, न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी प्रमुख होता था काजी उल कुज्जात। कौन बताएगा, आपसे पूछ रहा हूं सवाल, आप में से कौन बताएगा कि
मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर काजी उल कुज्जात के पोस्ट पर उसने किसको अपॉइंट किया था? आपके लिए सवाल। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसने दिल्ली का प्रधान काजी किसे नियुक्त किया था, किसे अपॉइंट किया था? बताइए जरा, देखते कितने लोग बता पाते हैं। तो काजी उल कुज्जात न्याय विभाग का प्रमुख होता था साथियों। ये साथ होता था बार एक खास में, ये बार एक खास के साथ मिलकर, सुल्तान के साथ मिलकर के ये दोनों जो है प्रशासन को संभालते थे। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बोले तो। सदर उस सुदूर एक और अधिकारी होता था, सदर उस सुदूर, सदर भी बोल देते, सदर भी बोल देते हैं, जैसे कि सदर बाजार। ये टर्म्स तभी की चली आ रही साथियों, टर्म्स तभी की चली है। सदर बाजार देखा होगा आपने। प्रमुख जगह, प्रमुख बोले तो सदर मतलब प्रमुख, सदर उस सुदूर, सुदूर का प्रमुख। सुदूर बोले तो धार्मिक विभाग, हालांकि सुदूर हिंदी में देखें तो दूर पड़ेगा, नहीं हिंदी की टर्म नहीं है ये, फारसी टर्म है। ठीक है, तो सदर उस सुदूर, सुदूर का प्रमुख बोले तो धार्मिक विभाग का प्रमुख। धार्मिक विभाग बोले तो इस्लाम में जो है क्या मान्य है और क्या अमान्य है, और ध्यान रखने वाला कि लोग धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नमाज वगैरह रोजे वगैरह सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। लॉ एंड ऑर्डर, एक प्रकार से शरिया के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था सदर सुदूर। और बरीद मुमालिक ये होता था गुप्तचर पर विभाग का प्रमुख। खुफिया, खुफिया सिस्टम बोले तो आज का संदर्भ में सीबीआई, रॉ, सीआईडी, इस तरह से सिस्टम चलता था। इसका जो मालिक होता था वो है बरीद मुमालिक। ये आया हुआ नेट का क्वेश्चन था, बरीद मुमालिक और दबीर मुमालिक, मैच मेकिंग करो। दबीर मुमालिक और बरीद मुमालिक में क्या डिफरेंस है? बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, दबीर मुमालिक दरबार का प्रमुख होता था साथियों, दरबार को मेंटेन करने के लिए। वो दबीर, दबीर दरबार, बरीद गुप्तचर, दो चीजें सेम मिलते जुलते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, अलग अलग है। हो गया, गुप्तचर हो गया। मुन्ही या मुन्हियान, मुन्ही या मुन्हियान, जिसको कहीं जगह मुन्ही मिलेगा, कहीं जगह मुन्हियान कंप्लीट मिलेगा ये। ठीक है, मुन्ही या मुन्हियान होता था खुद गुप्तचर, इसलिए मैंने अलग रख दिया। ये गुप्तचर ही होता था, एक छोटा सा गुप्तचर होता था। जैसे कि मौर्य काल में होते थे कौन? संचरण, संचारा, संचार, संथार, संचार होता था। संचार एक ऐसा गुप्तचर होता था जो घूम घूम करके अपना काम करता था, कोई कभी किसी स्थान पर, कभी किसी स्थान। गुप्तचर खुफिया विभाग जानकारी जुटा करके राज्य को देता था, राजा को देता था मौर्य काल में, उसे कहते संसार, संचार। ठीक है, तो मुन्हियान होता था इसी प्रकार का गुप्तचर। ठीक, और गुप्तचर का विभाग का मालिक कौन होता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन होता था? बरीद मुमालिक। ठीक है, अच्छा हाँ, बर्नी कहता है कि जियादुन बर्नी कहता है कि 20 प्रांत थे तुगलक के टाइम पीरियड में। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में 20 प्रांत मानता है बर्नी, और इब्न बतूता कहता है कि 23 प्रांत थे। इब्न बतूता कितने प्रांतों की काउंटिंग करता है? 23 प्रांत में। कोई बताया कि इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी और कौन सी भाषा में लिखी थी? जरा बताइए, देखते। मैंने बताया हुआ, हालांकि देखते कितने लोग बता पाते हैं। तो बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में 20 प्रांत बताता है और इब्न बतूता बताता है 23 प्रांत। ठीक है, अब सिक्कों के ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। सिक्के, सबसे पहले साथियों क्या हुआ था कि महमूद गजनवी ने भारतीय प्रकार के सिक्के चलाए। भारत के अंदर भारतीय प्रकार के सिक्के महमूद गजनवी ने चलाए थे। कौन से चलाए थे? संस्कृत, जिनके ऊपर संस्कृत का कलमा लिखा हुआ था, संस्कृत का कलमा लिखा हुआ था, अव्यक्तेम मोहम्मद अवतरह, देवनागरी भाषा लिपि, सॉरी देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा है। लिखा क्या था? अव्यक्तेम है मोहम्मद अवतरह है करके, यानी कि अव्यक्तेम मोहम्मद का अवतार। मोहम्मद अवतार है मतलब मोहम्मद साहब के अवतार ही था, ये अपने आप को मानता था मोहम्मद महमूद गजनवी। क्लियर? जिसने कि हराया था महमूद गजनवी। हमला किया था 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे। ठीक है, और उसके सिक्कों पर है नंदी और घुड़सवार की मूर्ति, चित्रांकन है। क्या चित्र मिलता है? नंदी, जो कि शिव जी भगवान का वाहन है, बुल है, नंदी, और घुड़सवार, घुड़सवार घोड़े पे चढ़े हुए आदमी की वो मिलती है, चित्रांकन, छवि मिलती है बोले तो। क्लियर? हाँ, अब इसके बाद आया था गोरी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी 1190-92 के बाद में इसने हरा दिया था ना चौहान को, वही मोहम्मद गोरी। और अब 13वीं सेंचुरी में आते हैं हम,
1292 1192 में मरा था, और अब 1192 से लेकर के 1206 तक का मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो इसने दहलीवाल नाम का सिक्का चला। इसके सिक्को क्या कहा गया था? दहलीवाल, यानी कि दिल्ली वाला सिक्का, बोले तो दिल्ली वाला सिक्का। दिल्ली पर अधिकार कर लिया था इसने, महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके। और लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए। लक्ष्मी, उनके ऊपर चित्रांकन था लक्ष्मी का। हमारे में होता ना, सनातन को मानने वाले लोग लक्ष्मी को बहुत मानते, धन धान्य चाहिए सबको धन चाहिए, तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं लोग, वही लक्ष्मी। और लिखा हुआ है मोहम्मद बिन साम। क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद बिन साम। ये एक ही समय नहीं, अलग अलग समय पे एक ही प्रकार सिक्के दो लोगों ने चलाए थे साथियों। हमें क्या मिलता है? मोहम्मद बिन साम का कुछ मामलों में अगर आप डीपली पढ़ोगे ना, तो मोहम्मद बिन साम का उल्लेख मिलेगा आपको मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी है। मोहम्मद बिन साम मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी जोड़ा गया है। ठीक है, और मोहम्मद बिन साम का सिक्का चलाया था, लिखा हुआ मोहम्मद गौरी ने। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइए, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। ठीक है, और इल्तुतमिश तो सिक्कों का प्रवर्तक माना गया है इल्तुतमिश को। तो अरबी, इसने इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। अभी पढ़ाया था ना, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, जो कि टका और जीतल में थे। चांदी का टका और तांबे का जीतल, जिनका कि अनुपात था 1:48, यानी कि एक चांदी का सिक्के में 48 जीतल मिल जाते थे। जैसे आज भी अगर आप देखो ना, एक सोने की सिक्के की कीमत 10 ग्राम का एक सोने का सिक्का होता है। एक सोने का सिक्का 10 ग्राम यानी कि एक तोड़ा का माना जाता है। तो लगभग 45 से 50 हज़ार का तोड़ा फिलहाल सोना होगा। तो आप अमाउंट का कैलकुलेट कर लीजिए कितने चांदी के सिक्के आ जाएंगे। चांदी इस समय में 60,000 रुपये किलो होगी मेरे ख्याल से। तो जरा कैलकुलेट करिए कितना आता है, देखो, रिसर्च वर्क किया करो यार खुद भी। ठीक है, तो अरबी टका चांदी अरबी सिक्के चलाए, टका और जीतल के, जिसका अनुपात था 1:48। और दक्षिण भारत में, हाँ दक्षिण भारत में ये अनुपात हो जाता था 1:50, 1/50। ये दक्षिण भारत में ये अनुपात था। उत्तर भारत में ये अनुपात था तांबे और जीतल का, तो टका और जीतल का। क्लियर? बलबन ने सिक्के चलाए। किसका? सोने का टका चलाया बलबन ने। इसने चांदी का टका चलाया था इल्तुतमिश ने, बलबन ने चलाया सोने का टका। टका एक ही चीज है। ठीक है, एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा एक सनकी टाइप का समझदार भी था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन कुछ फैसले उसके बहुत ज़्यादा गलत साबित हो गए थे। सोचा अच्छा, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। तो वो, उसकी नीयत खराब नहीं थी साथियों, वो बद नहीं था, वो बदमाश नहीं था, वो बदनसीब था, उसका नसीब खराब था। ठीक है, इतिहासकार कहते हैं कि वो बद नहीं था, बदनसीब था बेचारा। तो उसको मुद्रा शास्त्री कहा गया। किसने कहा मुद्रा शास्त्री? स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री किसने कहा? नेल्सन राइट ने कहा। किसने कहा? नेल्सन राइट उसको मुद्रा शास्त्री बताता है। किसको? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, सभी को होता है, अभी कल ही पढ़ाया मैंने। ठीक है, और जिसका अनुपात था 1:10 से लेकर के 1:15। इब्न बतूता के आधार पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अनुपात था 1:15, और कुछ इतिहासकार मानते 1:10 था सोने और चांदी का सिक्कों के बीच में अनुपात। नहीं भाई नहीं, गड़बड़ हो गई, रुको, ये सोने चांदी का अनुपात नहीं, ये है अनुपात चांदी और तांबे के सिक्के का। चांदी और तांबे के सिक्के का अनुपात है, गड़बड़ हो जाएगी, ये अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, और डाक व्यवस्था आया थी इसके बाद में। डाक व्यवस्था बोले तो पोस्टल सिस्टम को किसने मेंटेन किया था साथियों? गियासुद्दीन तुगलक ने शुरुआत की थी पोस्टल सिस्टम को। बताते हैं इतिहास में, मध्यकाल की बात हो रही है, मध्यकाल में गियासुद्दीन तुगलक ने पोस्टल सिस्टम को शुरुआत की। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बताता है इब्न बतूता। डिटेल में देखना है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इब्न तुगलक डायनेस्टी में जाएंगे आप, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मिल जाएगा, पूरी डिटेल है उसमें, मैंने पूरी पढ़ी है, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, देख लेना आप। ठीक है, तो इब्न बतूता बताता उसके बारे में कि 2 तरह की डाक व्यवस्था थी। एक ढावा बोल देते हैं, जो कि पैदल जाते थे, दौड़े जाते थे लोग 3 मील के ऊपर। एक बंदा जाता था भागा, उसको
पोस्ट दे दी, वो आगे जाता उसको पोस्ट दे दी, वो जाता आगे। तो कहता है ब्रह्मपुत्र कि एक दिन में 200 माइल डिस्टेंस तय कवर कर लेते थे। एक दिन में 200 मील कवर हो जाता था एरिया। बताओ, हद होगी। सोच के देखो, एक दिन में 24 घंटे के अंदर 200 मील दौड़ जाते थे लोग, बारी बारी करके। जैसे एक डाक कवर लेते ना, एक दौड़ेगा, उसको दे देगा, फिर वो रुक जाएगा और उसको दे, जैसे कि रिले रेस होती है। रिले रेस देखी होगी आप लोगों ने, डंडा लेके जाता है, एक दौड़ेगा, उसको आगे जाकर उसको पकड़ा दे 100 मीटर पे, फिर दूसरा दौड़ेगा 100 मीटर, उसको पकड़ा दे, फिर वो दौड़ेगा 100 मीटर, फिर उसको पकड़ा देगा। इसी प्रकार से वो दावा डाक व्यवस्था थी। घोड़ों से भी तेज बताते हैं, घोड़ों से भी तेज पहुंच जाते थे। और यही कारण है कि उसको जो गंगा जल का पान करता था वो इसी डाक व्यवस्था के माध्यम से गंगा जल का मंगवाता था, ताकि जल्दी आ सके। खान पान के समय में जो किचन में जो पानी यूज होता था ना, वो गंगा जल यूज होता था उसका, और वो पीता भी गंगा जल ही था, बताता है इतिहास हमें। ठीक है। और दूसरी जो होती थी वो होती थी पट्टा मार। दूसरी डाक व्यवस्था कौन सी थी? पट्टा मार। पट्टा मार बोले तो घोड़ों के ऊपर जो पोस्टल सिस्टम को भिजवाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको बोलते थे पट्टा मार, यानी कि घोड़सवारों के थ्रू, घोड़ों के ऊपर जो लोग बैठ करके जाते थे। हर 3 मील पे एक चौकी बनी होती थी। क्या सिस्टम मेंटेन किया बंदों ने, सोच के देखिए। कुछ नहीं था, ना नेट था, ना कंप्यूटर था, ना ढंग के रोड थे, ना बिजली थी, ना पेट्रोल था, ना गाड़ियाँ थी। कैसा रहता होगा समाज, कैसे लोग रहते होंगे? थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए इन चीज़ों के ऊपर, आपके दिमाग में एक छवि बनेगी। बिना गाड़ियों के, बिना पेट्रोल के, बिना कोयले के, बिना ज़्यादा कोई बड़ी मशीनरी टेक्नोलॉजी के लोग कैसे रहते होंगे, कैसे सिस्टम मेंटेन करते होंगे। उस समय भी टेक्नोलॉजी थी, साबुन बनाने के कारखाने थे साथ ही उस समय भी। मोहम्मद फिरोज तुगलक ने टैक्स 24 जो टैक्स हटाए थे ना, उसमें देख साबुन के ऊपर जो टैक्स लगता वो भी हटा दिया था। 24 प्रकार टैक्स हटा के उसमें 4 टैक्स छोटे थे, अभी कल ही बताया मैंने। खराज, खुम्स, जकात और खराज, खुम्स, जकात और खराज, खुम्स, जकात, जजिया, 4 टैक्स रह गए थे। जजिया, खराज, खुम्स और जकात, 24 टाइप का टैक्स हटा करके। तो ये पट्टा मार व्यवस्था, ये साथ ना दिखाई दे रहा हो आपको, तो मैं बता रहा हूँ, वर्बली बता रहा हूँ यार, नोट कर लिया करो साथ के साथ। ठीक है, थोड़ा सिस्टम हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम आपको डिजिटल बोर्ड पे समझा पाएँ। ठीक है, तो ये सिस्टम आज का, ये पूरी क्लास आज की हमारी लगभग कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक का कोई सवाल ना आया हो समझ में आपके, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। इसके बाद कल से हम पढ़ाएंगे आपको मुगल काल। ठीक है, कल पढ़ाया जाएगा मुगल नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल काल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इससे संबंधित जो और चीज़ें बच गई हैं कुछ, तो मतलब बहुत लंबा चैप्टर है यार, बहुत डाटा है। तो जो रह गया सिस्टम वो मैं टेलीग्राम पे कुछ मैंने कल पोस्ट किया, कुछ मैं आज पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिए, क्या दिक्कत है। संडे को फिर मीटिंग है, फिर हम मिलेंगे 8 बजे। वही संडे को रात 8 बजे गूगल मीट होने जा रही है साथियों। टू बी अलर्ट एवरीवन, सभी लोग अलर्ट रहिए। रात को 8 बजे हमारी गूगल मीट होगी, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, 9 बजे के चक्कर में मत रहिए, 9 बजे के चक्कर में मत रहिए। टाइम चेंज है, 8 बजे है, 2 बार बोल चुका हूँ। 8 बजे, रात को 8 बजे मीट होगी, संडे को रात 8 बजे। क्लियर? तो जब तक लगे रहिए अपनी स्टडी के अंदर। जय हिंद और जय भारत।